मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पंचाल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं छोटी सी क्लास, शानदार सा टॉपिक, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से शिक्षक भर्ती में 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि यह टीचर ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है, एक महत्वपूर्ण स्किल होती है, कौशल होता है, जिसके तहत शिक्षक, ये यूँ कह लीजिए, जब वह ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसको अपन बोलते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं। तो सूक्ष्म शिक्षण का एक लघु रूप होता है, जिसमें छात्राध्यापक खुद के कौशल को विकसित करने हेतु एक विधि को, एक तकनीक को काम में लेता है। ऐसे शिक्षण को अपन बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। तो इसके द्वारा छात्राध्यापक अपने कौशलों को विकसित करता है। ध्यान में रखना है, अपने कौशलों को विकसित करता है, क्योंकि जब बीएड में या बीएसटीसी में जब प्रवेश लिया जाता है तो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, किस प्रकार से आपकी भाषा शैली होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको प्रश्नों का प्रयोग करना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रश्नों कौशल का किस प्रकार से प्रयोग करना है, पुनर्मनन कौशल का प्रयोग किस प्रकार से करना है, श्यामपट्ट कौशल से किस प्रकार का प्रयोग करना है। उसी तकनीक को नाम दिया गया है माइक्रो टीचिंग, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण का मतलब समझ गए होंगे। सूक्ष्म शिक्षण का ही एक लघु रूप होता है, जिसमें छात्राध्यापक स्वयं के कौशल को विकसित करने हेतु तकनीक के रूप में इसको क्या करता है, प्रयोग में लाता है। माइक्रो टीचिंग की बात करें तो ध्यान में रखना है, माइक्रो टीचिंग की जो शुरुआत मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है, अमेरिका से मानी जाती है। शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, अमेरिका में। अमेरिका में एक शिक्षा शास्त्री है जिनका नाम है A.W. शिक्षा शास्त्री, A.W.D. एलन, जिनको ड्वाइट एलन भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको ड्वाइट एलन कहते हैं। इस ड्वाइट एलन के द्वारा सन 1954 से लेकर सन 1960 के मध्य इन वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को कौशल विकसित करने हेतु बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारे शोध किए गए, बहुत सारे कार्य किए गए। उन्हीं का परिणाम है जिसको अपन बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण, यानी कि माइक्रो टीचिंग। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले सन 1961 में, ध्यान में रखना है, सन 1961 के अंदर एक विश्वविद्यालय है जिसको अपन बोलते हैं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पे है, अमेरिका में। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में A.W.D. एलन एवं इनके सहयोगी जिसमें नाम आता है रूस किथ एचिसन, इन सहयोगियों का नाम आता है, जिनके द्वारा 1961 में सबसे पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन विधिवत तरीके से, वैधानिक तरीके से माइक्रो टीचिंग की जो शुरुआत मानी जाती है दोस्तों, वो मानी जाती है 1963 से। ध्यान में रखना है, 1963 से। तो शुरुआत तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से कर ली गई थी, उनकी जो कक्षाएं हैं वहाँ से इसको प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन 1963 में सूक्ष्म शिक्षण को वैधानिक मान्यता मिली थी। क्या मिली थी, वैधानिक मान्यता मिली थी, जिसके पश्चात अमेरिका के अन्य विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण को, माइक्रो टीचिंग को अपनाया था। उससे पहले 1961 में इसको प्रारंभ कर दिया था, लेकिन केवल वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की कक्षाओं में प्रारंभ किया था। उसके बाद में 1963 में वैधानिक मान्यता मिलने के बाद अन्य विश्वविद्यालयों में इसका प्रयोग किया गया, अन्य विश्वविद्यालय में प्रयोग किया गया, किसका, सूक्ष्म शिक्षण का। तो ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछे कि सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक है ड्वाइट एलन। अगर आपसे पूछे कि सूक्ष्म शिक्षण की जो है वैधानिक रूप से शुरुआत कब से मानी जाती है, उत्पत्ति कब से मानी जाती है, तो 1963 से। यह प्रश्न पूछे कि किस विश्वविद्यालय से सूक्ष्म शिक्षण की जो है प्रारंभ मानी जाती है, कहाँ से इसको प्रारंभ किया गया था, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका से। या पूछ ले कि माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण कहाँ से देन है, कहाँ की देन है, तो अमेरिका की देन है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात करें अपन राजस्थान की,
सॉरी, इसके बाद में अपन बात करते हैं भारत की। भारत की बात करें तो भारत में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत मानी जाती है 1967 से। कब से मानी जाती है? 1967 से। कहाँ से मानी जाती है? इलाहाबाद। और ये इलाहाबाद कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। और यूपी में जो है केंद्रीय शिक्षा शास्त्र संस्थान जो कि कहाँ पे है? इलाहाबाद यूपी में। वहाँ से इसका प्रारंभ माना जाता है। और प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया गया है वो दिया गया है डी तिवारी जी को। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण की प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? 1967 से माना जाता है। इलाहाबाद यूपी से माना जाता है। केंद्रीय शिक्षा संस्थान में सबसे पहले प्रारंभ किया गया। और किसको श्रेय दिया जाता है? तो डी तिवारी जी को श्रेय दिया जाता है। लेकिन यही प्रश्न पूछे कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण को विकसित करने का, फेमस करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो विकसित करने का श्रेय दिया जाता है दो शख्स है। एक का नाम है डॉक्टर पासी एवं शाह। डॉक्टर पासी एवं शाह को सूक्ष्म शिक्षण विकसित करने का, भारत में विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। और प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है डी तिवारी जी को। किसको दिया जाता है? डी तिवारी जी को। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में डब्ल्यू एलन क्या कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण एक न्यूनता शिक्षण उपागम है जो कि छोटी कक्षाओं में छोटे समय के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग में लिया जाता है। तो ये वाक्य किसके थे? ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये है ड्वाइट एलन की, जो कि क्या कहता है? सूक्ष्म शिक्षण एक न्यूनता शिक्षण उपागम है जो कि छोटी कक्षाओं का मतलब यहाँ पे 5 से 7 मिनट की कक्षाओं के छोटे समय के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ऐसा किसने कहा है? डब्ल्यू एलन ने। सूक्ष्म शिक्षण एक न्यूनता शिक्षण उपागम है जो कि छोटी कक्षा जिसमें 5 से लेकर 10 तक क्या हो सकते हैं? छात्र अध्यापक या विद्यार्थी हो सकते हैं। छोटे समय के लिए, छोटे समय 5 से 7 मिनट का समय होता है, तो उसमें प्रयोग में लिया जाता है। उसको इन्होंने क्या कहा है? माइक्रो टीचिंग का है, सूक्ष्म शिक्षण का है। तो समझ में आ गया हो आपको सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो शिक्षक जो होता है, जो शिक्षक बनने वाला होता है, तो उसकी ट्रेनिंग की जाती है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है? उसको अपने स्किल को, अपने कौशल को विकसित करने के लिए जो तकनीक काम में ली जाती है उसे अपन माइक्रो टीचिंग कहते हैं। जिसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो एलन महोदय इसके क्या माने जाते हैं? प्रतिपादक माने जाते हैं। इन्हीं एलन महोदय ने सूक्ष्म शिक्षण के अंदर जो कौशलों की संख्या बताई है वो बताई है 14। कितनी बताई है? 14। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में 19, लगभग 19 कौशल जो है वो बताए हैं कि एक शिक्षक को लगभग 19 कौशल होने चाहिए। लेकिन इस 19 में से 7 कौशल ऐसे हैं जो हर शिक्षक को उसका अभ्यास करवाया जाता है। हर शिक्षक को उन 7 कौशलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अच्छी उन पर पकड़ होनी चाहिए, उनकी स्किल होनी चाहिए। वो 7 कौशल कौन कौन से हैं? तो ध्यान में रखना, यही 7 कौशल आपने जो है जब भी बीएड की होगी, बीएसटी की होगी, वहाँ पे देखा होगा। तो वो 7 कौशल है: प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, कुछ याद आया? पुनर्बलन कौशल, प्रदर्शन कौशल, व्याख्यान कौशल, शामपट कौशल, 3, 6 शामपट कौशल, प्रस्तावना, प्रश्न, पुनर्बलन, प्रदर्शन और
परिवर्तन कौशल। कौशल बहुत सारे हैं। मैंने बताया था कि एलन ने 14 प्रकार के बताए, एनसीईआरटी ने 19 प्रकार के बताए, अलग अलग लोगों ने कौशल अलग अलग प्रकार के बताए, लेकिन जो मुख्य कौशल है कितने हैं? 7 है। जब आपने बीएड बीएससी सीखी होगी, माइक्रो टीचिंग की एक जो है नोटबुक बनाई होगी, एक डायरी तैयार की होगी, उसमें 7 कौशलों पर आपने प्रयास किया होगा। प्रस्तावना, प्रश्न, पुनर्गणन, प्रदर्शन, व्याख्यान, शामपटी और उद्दीपक परिवर्तन कौशल, इस पर आपने जो है अभ्यास किया होगा, क्योंकि ये क्या माने जाते हैं? महत्वपूर्ण कौशल माने जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी जो है इसके अंदर चीजें आती है माइक्रो टीचिंग के अंदर? तो सबसे पहले विशेषता की इसकी प्रकृति की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें समय। तो माइक्रो टीचिंग के अंदर जो समय निर्धारित किया गया है वो निर्धारित किया गया है 5 से 7 मिनट। ध्यान में रखना है 5 से 7 मिनट। एवरेज अगर देखें तो एवरेज होता है 6 मिनट। एवरेज क्या होता है? 6 मिनट। अगर इसमें छात्राध्यापक या जो सहपाठी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनकी संख्या की बात करें तो छात्राध्यापक की संख्या की बात करें तो 5 से लेकर 10 उनकी क्या होती है? संख्या होती है। या उनको पर्यवेक्षक कह सकते हैं, जो कि जज करते हैं, उनको देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहा है, किस प्रकार की उसकी स्किल है। तो उसमें जो संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 5 से 10। अगर अपन बात करें सूक्ष्म शिक्षण की तो ये है छात्राध्यापक केंद्रित क्रिया होती है। विद्यार्थी केंद्रित नहीं होती है, शिक्षार्थी केंद्रित नहीं होती है। क्या होती है? छात्राध्यापक केंद्रित क्रिया होती है। इसकी विशेषता की बात कर रहे हैं अपन। समय 5 से 7 मिनट, छात्राध्यापक 5 से 10, छात्राध्यापक केंद्रित क्रिया होती है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्राध्यापिकाएं या छात्राध्यापक अपने कौशलों का विकास करता है, उन्हें विकसित करता है, उनका अभ्यास करता है। किसके अंदर? सूक्ष्म शिक्षण में। तो ये मेन चीज़ ध्यान में रखनी है। समय 5 से 7 मिनट होता है। छात्राध्यापक जो है 5 से 10 उनकी संख्या होती है। ये छात्राध्यापक की क्रिया होती है। छात्राध्यापक अपने कौशलों को इसमें क्या करता है? विकसित करता है। अब अपन अंत में बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के चरण या पद या सोपानों की। तो ध्यान में रखना है इसके चरण, इसके चक्र के जो चरण माने गए हैं वो माने गए हैं 6। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र के चरण यूं के लीजिए सोपान। उसमें कितने पद होते हैं? उसमें 6 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 6 पद होते हैं। सबसे पहला होता है योजना, प्लान। योजना ये पहला चरण होता है। दूसरा जो चरण माना गया है वो होता है शिक्षण, टीच। शिक्षण। तीसरा जो चरण माना गया है प्रतिपुष्टि, फीडबैक। प्रतिपुष्टि। चौथा जो चरण माना गया है, ध्यान में रखना है, प्लान, पुनः योजना। पांचवा जो चरण माना गया है पुनः फीडबैक, यानी कि पुनः शिक्षण, टीच, पुनः शिक्षण। और अंत में जो 6वां चरण माना गया है वो माना गया है फीडबैक।
बेग पुनः प्रति पुष्टि, ये इसका चक्र माना गया है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये क्या कहलाता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र, जिसके कितने हैं, 6 पद है, 6 चक्र के सोपान है, ध्यान में रखना है। अगर अपन बात करते हैं भारतीय शिक्षा शास्त्रियों की, भारतीय मॉडल की, उसमें जो निर्धारित समय है सूक्ष्म शिक्षण का वो दे रखा है 36 मिनट। किस प्रकार से, प्लान के लिए कोई नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण के लिए जो प्लान बनाया जाता है छात्राध्यापक घर से तैयार करके लेके जाता है, तो उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। टीच पढ़ाने के लिए अपन ने बात की थी 5 से 7 मिनट की, एवरेज अपन ने बात की थी 6 मिनट की। तो यहाँ पे शिक्षण के लिए जो निर्धारित किए गए हैं वो किए गए हैं 6 मिनट। फीडबैक के लिए, यानी कि जब वो शिक्षण प्रदान कर देता है तो वो फीडबैक लेता है कि उसने किस प्रकार का पढ़ाया है, कैसा पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया है, कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो उसके लिए यहाँ पे जो निर्धारित समय है वो है 6 मिनट। फीडबैक लेने के बाद में एक ही कौशल को एक छात्राध्यापक 2 बार प्रस्तुत करता है। ये एक बार हो गया है। दूसरी बार पुनः वो क्या करता है, योजना बनाता है। अब फीडबैक लेने के बाद में उसकी योजना बनाने के लिए उसको ज़्यादा समय दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है 12 मिनट। कितने मिनट दिए गए हैं, 12 मिनट। फिर उसके बाद में पुनः शिक्षण है, शिक्षण के लिए समय वही दिया गया है, और वो कितना दिया गया है, 6 मिनट। कितना दिया गया है, 6 मिनट। और फिर पुनः प्रतिपुष्टि, उसके लिए भी कितना मिनट दिया गया है, उसके लिए भी दिया गया है 6 मिनट। किसके अनुसार, भारतीय मॉडल के अनुसार ये समय दिया गया है। कुल समय की बात करें तो कुल समय है 36 मिनट। कितना मिनट है, 36 मिनट। लेकिन ड्वाइट एलन ने जो बताया था, ड्वाइट एलन के अनुसार, किसके अनुसार, एलन के अनुसार, एलन ने कितने बताए थे, 45 मिनट। कितने बताए थे, 45 मिनट। ड्वाइट एलन ने 45 मिनट बताए थे। कैसे, प्लान के लिए कोई समय नहीं है, टीच के लिए 5 मिनट, फीडबैक के लिए 10 मिनट, पुनः योजना के लिए 15 मिनट, पुनः शिक्षण के लिए 5 मिनट, और पुनः प्रतिपुष्टि के लिए 10 मिनट। टोटल अगर आप करोगे तो कितने हो जाएंगे, 45 मिनट। लेकिन ये चीज़ याद नहीं करनी है, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। एलन ने क्या बताया था, टीच के लिए 5 मिनट, फीडबैक के लिए 10 मिनट, पुनः योजना के लिए 15 मिनट, और पुनः शिक्षण के लिए 5 मिनट, और पुनः प्रतिपुष्टि के लिए 10 मिनट। टोटल हो गए 45 मिनट। लेकिन अपने को जो ध्यान में रखना है, अपने को 36 मिनट ध्यान में रखना है। इसके चक्र में कुल कितना समय लगता है, तो भारतीय शिक्षा शास्त्री या मॉडल के अनुसार जो है, टीच के लिए 6 मिनट, फीडबैक के लिए 6 मिनट, यहाँ पे प्री प्लान के लिए 12 मिनट, री टीच के लिए 6 मिनट, और री फीडबैक के लिए कितने हैं, 6 मिनट। तो ये आपका है सूक्ष्म शिक्षण का चरण, जिसके अंदर 6 पद है, 6 सोपान है। तो ये छोटा सा टॉपिक है जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। 1-2 प्रश्न है पहले भी आए हुए हैं, आगे भी आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।